भारी बारिश के मलबे से हुई 3 मौतें। आपदाग्रस्त क्षेत्र जखनियाली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण करने को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आज सावन शिवरात्रि में 4.5 करोड़ कांवड़ियों ने भरा जल। पुलिस टीम पूरी कर्मठता के साथ ड्यूटी में तैनात। आईजी गढ़वाल ने पुलिस प्रशासन की सराहना करते हुए बधाई दी। भारी बारिश में नाले से बह गई स्टेट हाईवे का पुल। रामनगर बाजपुर काला ढूंगी का हल्द्वानी से संपर्क कटा। लोडेड वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद। अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। कुमाऊं कमिश्नर का बेस अस्पताल में छापा। आउटसोर्स एजेंसी और सीएमएस को फटकार लगाई। अधिकारियों को व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। और हल्द्वानी में दिल्ली जैसी चल रहे कोचिंग सेंटर। जिलाधिकारी ने किया कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण। चालान व सीज कार्रवाई। 25 से अधिक कोचिंग संचालकों पर चालान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2013 की भीषण आपदा से गुजरने के बाद 2024 में फिर से केदार घाटी आपदा की मार झेल रही है। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग या तो फिर कई जगहों पर बोल्डर आने से बाधित है या फिर पानी के सैलाब में बह गए हैं। केदार धाम की यात्रा बाधित हो चुकी है और अब केदारनाथ और पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण और मौके पर सर्वेक्षण किया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। माध्यम से रेस्क्यू किया गया। फंसे हुए श्रद्धालुओं को GMVN और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। सीएम धामी, आपदा सचिव और गढ़वाल कमिश्नर इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उधर पीएमओ कार्यालय से भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य करीब 150 मीटर रास्ते के बहने के बाद SDRF, DDRF और NDRF की टीमों का सहयोग से लगभग 4000 श्रद्धालुओं को निकाला गया। इसमें भीमबली और लिंचोली में बाधित हुए रास्ते के कारण 5 हेली सेवाओं के माध्यम से करीब 700 लोगों का रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया गया कि हवाई सेवा, चिनूक और MI की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। केदारनाथ धाम में 10 से 14 दिनों के लिए खान पान की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा NDRF, SDRF, DDRF समेत जिला और तहसील प्रशासन के लगभग 500 कार्मिक अलग अलग सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। सभी सेक्टरों को अलग अलग 7 सेक्टरों में बांटकर टीमें जो हैं वो गठित कर दी गई हैं। यहाँ पर हमारी एक टीम है सोनप्रयाग में। कल रात को यहाँ पर मंदाकिनी नदी ओवरफ्लो हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। बारिश होने के कारण यहाँ रोड जो है वॉश आउट हो गया। रोड वॉश आउट होने की खबर रात को हमने 12 बजे तक तो यात्रियों को सेफ जोन में शिफ्ट किया। सुबह हम लोग यहाँ पर 7 बजे पहुँचे। 7:30 बजे अल्टरनेट रूट जो है एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद हमने रोप एंकर किए। उसके बाद हमने धीरे धीरे यात्रियों को निकालना शुरू किया। यात्री जो है अभी सुरक्षित निकाल दिए हैं। इस पूरी घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल से घटना की जानकारी ली। साथ ही यात्रा मार्ग में फंसे हुए श्रद्धालुओं का रेस्क्यू करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। सीएम धामी ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और मौके पर सर्वेक्षण किया। साथ ही रेस्क्यू कर रही टीमों की हौसला अफजाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे फीडबैक लिया। श्रद्धालुओं ने भी सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। हम कल शाम को यहाँ आए। आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा। फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे। रात को ही भागे। ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह NDRF की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से
बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। भारी बारिश के चलते केदार घाटी के लिए जाने वाली 33 केवी की बिजली सप्लाई बाधित होने के बाद 11 केवी लाइन की बिजली सप्लाई के जरिए बिजली आपूर्ति की जा रही है। यात्रा मार्ग में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त है। वहीं केदारनाथ धाम के मोटर मार्गों रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक दोबारा यातायात के लिए सुचारू किया गया है। लिंचोली, भीमबली सहित अन्य स्थानों पर खाद्य विभाग ने लगभग 5000 फूड पैकेट बांटे। चिनूक, एएमआई सहित अन्य हवाई सेवाएं निर्बाध रूप से रेस्क्यू कर सके, इसके लिए 3 एटीएफ के टैंकर रुद्रप्रयाग पहुंचाए गए हैं। टिहरी के घनसाली विकासखंड के जखनियाली मुयाल गांव के पास देर रात बादल फटने से एक ही परिवार के माता पिता व उनके बेटे सहित 3 मौतें हो गई। माता पिता मौके पर ही मलबे के ढेर में दफन हो गए। वहीं बेटे ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने की खबर और क्षेत्र के काश्तकारों के खेत खलिहान, पैदल मार्ग, पेयजल व विद्युत लाइनों के मलबे की भेंट चढ़ने की खबर भी सामने आई है। इन सभी घटनाओं का संज्ञान लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह से फीडबैक भी लिया है। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा पीड़ितों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने को कहा है और कहा है कि सरकार पीड़ितों के साथ है। पीड़ितों का दुख दर्द दूर करने में सरकार निरंतर प्रयासरत है। वही घटना स्थल का जायजा लेने मौके पर मौजूद टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि अभी 4 धाम यात्रा को जोड़ने वाले पुल को बनाने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। जब तक पुल निर्माण होता है तब तक प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है। वही घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह ने भी घटना स्थल का जायजा लिया है और अधिकारी कर्मचारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। बहाल किया जाए। एक मेरे साथ किया है, दूसरे मेरे साथ किया है, मेरे जेल की पीड़ा वाली बना है। देखिए, कल रात को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से इस गांव में काफ़ी नुकसान हो गया है। 3 लोगों की मृत्यु हुई है और जान माल की काफ़ी क्षति हुई है। मकान भी चले गए हैं, आसपास के पुल इत्यादि काफ़ी संपत्तियों का नुकसान हुआ है। और ये गांव क्योंकि पहले भी यहाँ पर आपदा आई हुई थी, 2014 में भी यहाँ आई है और फिर 10 साल बाद यहाँ पर आपदा की पुनरावृत्ति हुई है। इसका आकलन करने के लिए कहा है यहाँ से कि जो भी आकलन होने के बाद यहाँ का विस्थापन किया जाएगा और विस्थापन के लिए सारी कार्रवाई करने को जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। बाकी जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उन सभी को जो भी जरूरी सहायता है वो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आपदा राहत भी दी जा रही है और जो लोग शिविरों में हैं उनके लिए भी समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। दवाइयाँ इत्यादि, वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, विकलांग हैं, तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, ये सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। सभी को मौसम विभाग की चेतावनी है, उस चेतावनी के अनुसार सभी विभागों को और जिलों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। 4 धाम यात्रा चल रही है। जो रास्ते भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं उनको तत्काल जोड़ने के लिए, पुल जो बह गए हैं उनको भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। SDRF, NDRF मौके पर पहुंच गई है। यात्रा चलनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग अनेक स्थानों से आए हुए हैं वो भी बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, धामों के दर्शन करना चाहते हैं, तो शासन प्रशासन सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र में, नौताड़ तोप में जो आपदा है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और हमने पर्सनली CM साहब से कहा था, हमने कहा ये लगातार दूसरी बार हो गया है। जब 2014 में भी आपदा आई थी उसमें हमारे 6 कैजुअल्टीज़ यहाँ पर हो गई थी, 6 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। और आज जो 31 जुलाई 2024 को आया उसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तो हमने लगातार प्रशासन से भी मांग कर रहे थे कि हमारे जो परिवार हैं यहाँ पर 14-15 के आसपास परिवार हैं उनका पूर्ण रूप से विस्थापन किया जाए। और जब आज मुख्यमंत्री जी आपदाग्रस्त क्षेत्र में यहाँ पर घटनास्थल पर आए हैं तो हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है उन लोगों ने कि आपका जो है आप DM के एक साथ कमेटी बिठा के जो है कहीं पर या तो सरकारी या निजी भूमि को देखकर आप जो है उसको जो है डिमार्केशन करें और उसमें हम आप लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। मेरे पति PWD में 14 साल तक उपनल कर्मचारी।
और अब बात आगे बढ़ते हुए घनसाली क्षेत्र की करेंगे। घनसाली क्षेत्र के घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर मुआयल गांव में उसके समीप मोटर पुल के ध्वस्त होने के कारण एसडीआरएफ टीम ने घनसाली के ग्रामीणों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है। आपको जानकारी दे दें कि एसडीआरएफ की टीम लगभग 100 से अधिक यात्रियों और ग्रामीणों को रोप की सहायता से सुरक्षित पार कराया है रास्ते को, और इसके साथ ही एक स्थानीय नागरिक जिनकी स्वास्थ्य स्थिति अत्यधिक खराब थी, उन्हें स्ट्रेचर के माध्यम से लाया गया और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर रेस्क्यू दल का राहत और बचाव कार्य निरंतर जारी है और वो स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए तत्पर मौजूद है। और अब बात सावन महीने की करेंगे। हर वर्ष सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तराखंड पहुंचते हैं। खासकर शिवरात्रि के दिन कांवड़ यात्री भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे कांवड़ियों को लेकर सुचारू व्यवस्था करना सरकार और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन शिवरात्रि के पावन पर्व पर कांवड़ियों ने जलाभिषेक कर ये यात्रा सुचारू रूप से संपन्न की गई है, जिसको लेकर आईजी गढ़वाल KS नगन्याल ने पुलिस प्रशासन को बधाई दी और उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इस बार 4.5 करोड़ के आसपास कांवड़िया उत्तराखंड आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि घटनाओं को छोड़कर पूरी कांवड़ यात्रा इस बार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। हाईवे पुल खुला रखना भी उत्तराखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और पिछले वर्षों तक जाम की स्थिति पैदा होती थी या फिर लंबे समय तक जाम रहता था। इसके अलावा संघर्ष करके डाइवर्ट करके रूट खोलना पड़ता था, जो कि इस बार देखने को नहीं मिला है। वही पुलिस दिन रात मिलकर पूरी कर्मठता के साथ ड्यूटी में लगे रहे हैं। यही वजह है कि इस बार कांवड़ियों की यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। वैसे 22 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी, लेकिन कांवड़िए 1 जुलाई से आना शुरू हो गए जो राजस्थान और दूर दराज से आते हैं। लेकिन जो वाहनों से आना है ये आपका 22 तारीख से शुभारंभ हुआ था और लगभग आज ये जो है अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार कांवड़ जो आए थे अपने डेस्टिनेशन को, जो बिजनौर और मुजफ्फरनगर जो पास के अभी भी जा ही रहे वापस। तो करीब 4.5 करोड़ के आसपास की एक संख्या रही है। ये 4 करोड़ से ऊपर ही है टोटल। अभी फाइनल फिगर नहीं आया है, तो शाम को ही हम बता पाएंगे टोटल कितने कांवड़ यात्रियों के द्वारा इस बार यहाँ से आके जल चढ़ाया गया। तो कुछ एक घटना को लेकर को छोड़कर बाकी सब कांवड़ यात्रा इस बार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हाईवे का खुला रखना भी एक उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत एक बड़ी सफलता है। गत वर्षों में हमने देखा है कि जाम की स्थिति पैदा हो जाती है या लंबे समय तक जाम लग जाता था और उसको संघर्ष करके खोलना पड़ता था या डाइवर्ट करके खोलना पड़ता था। इस तरह की चीज़ें इस बार देखने को नहीं मिला। ये एक बड़ी उपलब्धि हरिद्वार पुलिस की टीम को मैं इस संबंध में उनको बधाई भी देता हूँ। पूरे कांवड़ जो भी ड्यूटी में आए थे सारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सबका अच्छा योगदान रहा है। और साथ ही उसमें प्रशासन की ओर से भी उन्होंने जो बैरागी कैंप वगैरह है और जो आपके कांवड़ मार्ग है जो पैदल चलते हैं उनको भी बहुत ही अच्छा लाइटिंग के द्वारा बिना गड्ढा मुक्त रास्ता बनाया गया। उसके लिए भी एक बड़ा योगदान है प्रशासन का हरिद्वार के, वो भी बधाई के पात्र है। और पुलिस ने दिन रात लग के 12-12 घंटे आपने देखा होगा लगातार दिन रात लगे रहते थे और एक अपनी मेहनत और पूरी कर्मठता के साथ इन्होंने अपनी ड्यूटी को संपादित किया, जिसका हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा बिना किसी विवाद के शांतिपूर्ण ढंग से आज संपन्न हो गया है। इसी तरह से हमारा जो नीलकंठ है, नीलकंठ में भी देखा बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, बहुत नैरो एरिया है और सिंगल रास्ता है। वहाँ पर भी अभी बताया गया कि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। लगभग 2 बजे तक सारे श्रद्धालु जो कांवड़ के हैं वो जा चुके होंगे जल चढ़ाकर।
उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद की ओर से लगातार वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के तहत बृहद रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है और अब तक इसके तहत 2 लाख से अधिक वृक्षारोपण किए गए हैं। सांस्कृतिक साहित्य कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा है कि 5 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के पर्यावरण को हरा भरा रखने की संस्कृति को देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। मधु भट्ट ने यह भी कहा है कि दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी में जाकर एक वृक्ष मां के नाम के तहत वृक्षारोपण करूंगी। मधु भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के आह्वान पर चलाए जा रहे इस अभियान को हर तरफ से काफी सहयोग भी मिल रहा है। अभी तक जो है पूरी हमारे पास पूरे आंकड़े आ रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया है पूरे मैं ये कहूँगी हर व्यक्ति, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, एक अभियान जैसा चल पड़ा है और हर जगह जो है वृक्षारोपण बड़े स्तर पे जो है वो किया जा रहा है। साथ में क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा कि कितना अभी तक हुआ है, क्योंकि संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में अभी तक हम लोग करीब, जिसमें जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं लगातार, उसमें 2 लाख के करीब अभी आ चुके हैं कि हमने वृक्षारोपण कर दिया है जिन जिन संस्थाओं ने किया है और उनके नाम और वो सीधे लिस्ट जो आएगी वो मैं सब आपके सामने रखूँगी उसको। और अभी भी लगाए जा रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो 5 लाख के करीब है कि हम 5 लाख लगाएंगे पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे अन्य राज्यों में भी। और अन्य राज्यों से जिस प्रकार से इस लोक पर्व हरेला को लेकर उनके मन में भी कुतूहल, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि हम लोग भी इस त्यौहार के तहत हम लोग भी अपने राज्यों में इसका बृहद जो है वृक्षारोपण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आह्वान पर, और मैं स्वयं दक्षिण भारत की मैं अभी जाऊंगी, वहाँ तिरुपति बालाजी में भी मेरा एक है कि मैं वहाँ पे भी एक पेड़ माँ के नाम पे वहाँ पर एक लगाऊं। तो ऐसे इसी क्रम में कई लोगों की अपनी एक मुझे जब मैं एक पेड़ माँ के नाम से लगाने जब गई तो वहाँ पे कई लगा कि एक पेड़ पिताजी के नाम पे भी होना चाहिए, ऐसे भी कुछ आए वाला ना। हाँ। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात सोनप्रयाग की करेंगे। सोनप्रयाग गौरीकुंड पहाड़ी मार्ग में अचानक मलबा और बोल्डर गिरने से रेस्क्यू के लिए उपयोग किए जा रहे 2 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग को क्षति पहुंची है और इस विषम परिस्थिति में मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने ड्रोन की मदद से आगे की कार्य योजना तैयार की है। एसडीआरएफ की टीमों ने सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग में यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए निर्देश दिए थे। ड्रोन की सहायता से कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने टीमों को नई कार्य योजना से अवगत करवाया है, जिससे रेस्क्यू अभियान को और अधिक प्रभावी तरीके से चलाया जा सके। कमांडेंट ने अगस्त मुनि और रतूड़ा से मौके पर पहुंची 2 बैकअप टीमों को तुरंत सर्च और रेस्क्यू अभियान तेज करने के आदेश दिए हैं। लिचोली और श्री केदारनाथ के हेलीपैड पर तैनात 4 एसडीआरएफ टीमों को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि कमांडेंट मणिकांत मिश्रा के अनुसार एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 2 किलोमीटर लंबे पहाड़ी मार्ग से 2300 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है, जबकि एसडीआरएफ स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने अब तक 737 लोगों को हेली से रेस्क्यू किया है। शेष यात्रियों को सुरक्षित लिंचोली और श्री केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचाया जा रहा है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी एसडीआरएफ की टीम समर्पण और कठिन परिश्रम से रेस्क्यू अभियान कर रही है। लोगों को लगातार एसडीआरएफ की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है। और अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी बेस अस्पताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अचानक पहुंचकर छापेमारी की, जिसके बाद अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुली है। आपको बता दें कि कमिश्नर दीपक रावत बेस अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भारी अनियमितताएं देखी।
जिस पर डायलिसिस सेंटर चलाने वाले आउटसोर्स एजेंसी और अस्पताल के सीएमएस को फटकार लगाई और साथ ही 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज निकालकर चेक करने के निर्देश भी दिए। डॉक्टर समय पर उपलब्ध रहते हैं या नहीं, इस बात की भी जानकारी उन्होंने ली है। कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को रोजाना डायलिसिस सेंटर का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 70 मरीज का रोजाना डायलिसिस होता है और हालात इतने खराब हैं कि मरीज के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं को तत्काल सुधारा जाए और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी हेल्थ को रिपोर्ट भेजे। कब लिखा है? देखिए, हल्द्वानी में जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस होती है, ये डायलिसिस एक कंपनी को आउटसोर्स्ड है और यहाँ पे एक दिन में लगभग 70 के आसपास जो पेशेंट्स का लोड है। और पिछले काफ़ी समय से मैं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहा हूँ इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पहले तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि पानी ख़त्म हो गया था, उसकी शिकायतें थी, उसको फिर इंटरवीन करके रिजॉल्व करा दिया गया। और अभी एक शिकायत आज मैंने देखी है कि बेड्स यहाँ पे नहीं हैं और गत्ता लगा के किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है और पेशेंट से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज केवल यही देखने आया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 यहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें से भी एक यहाँ पे नहीं है। तो एक तो मैंने यहाँ पे जो PMSN से कहा है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, दिन में 1 बार यहाँ पे ज़रूर आएंगे। जो भी एजेंसी की ओर से कमी रहती है इन राइटिंग अपने DG को बताएंगे, उसमें जो भी पीनल मेजर्स हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। और उसके बाद भी नहीं होता तो व्यक्तिगत रूप से या तो DM को बताएंगे, DM नैनीताल साहब को बताएंगे या मुझे बताएंगे। सेकेंडली, मैंने ये भी इनसे कहा है कि पिछले 1 महीने का यहाँ पे CCTV का फुटेज निकालें और ये ज़रूर देख लें कि यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, नहीं रहते हैं, कब कब रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल यूनिट है, कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। तो डॉक्टर साहब का होना यहाँ पे बहुत ही अनिवार्य है। और अब आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की करेंगे। बागेश्वर महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार सहित कुल 6 छात्रों की गिरफ्तारी को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने जायज ठहराया है। बागेश्वर पहुंचकर प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सुरेश जोशी ने कहा है कि छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार ने RSS के कार्यक्रम पर आकर मारपीट की, जिस कारण से उनकी गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस पार्टी बागेश्वर में छात्रों की गिरफ्तारी को गलत तरीके से पेश करने का माहौल खराब करने का काम कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस की क्रियाकलापों पर हमलावर होते हुए कांग्रेस को जन विरोधी दल भी उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी संगठन इस देश के अंदर संविधान के तहत काम कर रहा है और उस संगठन के कार्य पे बाधा डाल के उन लोगों के साथ मारपीट करना, उनके साथ बदतमीजी करना जो ऑन द रिकॉर्ड है, वो कहाँ तक न्यायप्रिय है? पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है। जो कांग्रेस कहती है कि साहब हम भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, वो तो खुद ही संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि देश का संविधान क्या। आप लोगों से ही मैं बड़ा निवेदन पूर्वक पूछता हूँ कि अगर कोई एक कार्यक्रम किसी संगठन का चल रहा है और उस कार्यक्रम में जा करके उस संगठन के झंडे डंडे उखाड़ करके फेंक देना, वहां पर के जाकर के मारपीट शुरू कर देना, ये कब से कांग्रेस ने शुरू कर दिया भाई? क्या यही कांग्रेस की नीति है? क्या यही कांग्रेस की नीयत है? क्या कांग्रेस अब गुंडागर्दी करना चाहती है क्या प्रदेश के अंदर, देश के अंदर? अब उसको दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद हल्द्वानी में भी अब लगातार कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें कि जिसके तहत जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, नगर निगम, अग्निशमन व पुलिस विभाग और कई विभागों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया है, जहां पर शहर के कई कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है और जिसमें कई कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में संचालित किए जा रहे थे उनको नोटिस भी दिया गया है और साथ ही साथ कईयों को सील करने की कार्रवाई भी की गई है। वहीं 25 से अधिक कोचिंग संचालकों का चालान भी इस दौरान किया गया है और साथ ही मौके पर जिला प्रशासन ने ऐसे कोचिंग केंद्रों को सील किया है जहां पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे और आपातकाल में उनकी जान को खतरा हो सकता था।
आपको बता दें कि नगर निगम ने दुर्गा सिटी सेंटर और शहर के कई अनावश्यक होर्डिंग हटाने की कार्रवाई भी की है ताकि समय रहते हुए स्थिति को दुरुस्त कर लिया जाए और दिल्ली की कोचिंग सेंटर जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में डीएम मैडम ने एक कमेटी बनाई है। उसमें सभी विभागों के अधिकारी हैं, विशेषकर पुलिस, अग्निशमन और विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग के इसमें सम्मिलित है। अभी हम लोग हल्द्वानी नगर क्षेत्र के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स में, खासकर बेसमेंट में जो संचालित कोचिंग, शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगर निगम, प्राधिकरण, पुलिस, फायर और जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं उनकी एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है और उनके द्वारा बेसमेंट में जो भी मानवीय गतिविधियां हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो टेली की कोचिंग हो या अन्य कोई गतिविधि हो, और उनको एक अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जा रहा है। परंतु जहां पर गंभीरतापूर्वक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है या गंभीर वायलेशंस देखे जा रहे हैं, उनको सील करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। चालान वगैरह कुछ हुए हैं? इसके चालान तो प्राधिकरण करेंगे, बट वो भी नियमों को देखते हुए उनका पक्ष जानने के बाद नगर निगम जरूर यहाँ पर अवैध होर्डिंग हटा रहा है और जो भी गंदगी है उनका चालान कर रहा है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।